राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही में भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। संगम में स्नान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए, साथ ही सरस्वती कूप और अक्षय वट के भी दर्शन राष्ट्रपति ने किए। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाकुंभ का आज 29वां दिन है और आपको बता दें 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी से, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पवित्र स्नान किया। पवित्र स्नान के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही पक्षियों को भी दाना खिलाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें संगम नगरी प्रयागराज में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस जनसैलाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सड़कों पर भयंकर जाम है। प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर में कुंभ जाने वाली गाड़ियों का लंबा जाम दिखाई दे रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है। तो आप तस्वीरों में जिस तरह से देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे 19 है उस पर लंबा जाम लगा हुआ है। साथ ही साथ जबलपुर और जो गाड़ियां आ रही हैं खासतौर पर सिवनी मध्य प्रदेश से, तो यहां से आ रही गाड़ियों को बीच में रोका गया है और 12 घंटे से रीवा मध्य प्रदेश में जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़कों पर जिस तरह से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं भीषण जाम का हाल है, इसका पूरा जायजा लिया है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थी हैं उनमें उत्साह लगातार बना हुआ है और हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस कदर है और लगातार जो हजारों की संख्या में वाहन है वो प्रयागराज अयोध्या हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाहनों की एक लंबी कतार है वो हाईवे पे लगी हुई है। इस समय हम भोपिया मऊ क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में कतारबद्ध तरीके से बस है, कार है, ये सब खड़ी हुई है और लगातार कछुए की रफ्तार से ये गाड़ियों की चाल आगे बढ़ रही है। तो महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थियों का उत्साह है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि कोई स्नान नहीं है, अमृत स्नान बीत चुके हैं, लेकिन जो रेला है श्रद्धालुओं का वो लगातार उमड़ रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। पुलिस प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं वो जाम में ना फंसे, उनकी जो यात्रा है प्रयागराज तक पहुंचने की वो सुगम हो सके। लेकिन वाहनों का इतना दबाव है कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों की कतारें जो है लग जा रही हैं। आपको फिर एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हजारों वाहन भोपिया मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है फंसे हुए हैं। जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है 1 मिनट में सैकड़ों वाहनों की कतार लग जाती है। तो रोहित आपको बता रहे थे कि किस तरह से 12 घंटे का लंबा जाम लगा हुआ है और अब सीधा चलते हैं प्रयागराज और जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला, उनसे जानते हैं वहां पर फिलहाल क्या ताजा स्थिति है। तो आलोक बताएं अभी क्या हाल है, ट्रैफिक जाम की बात करें तो क्या अभी भी तस्वीर वही है? जी बिल्कुल, अगर हम ट्रैफिक जाम की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे रीवा की तरफ से आपने जो बताया उधर से 20 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर वाहनों को रोका जा रहा है। कूलिंग ऑफ एरिया में भी इतनी गाड़ियां हो गई हैं जिनको प्रशासन को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम रीवा के अतिरिक्त वाराणसी की तरफ से आने वाली गाड़ियों की बात करें तो भदोही से लेकर प्रयागराज तक के बीच में लगभग 30 से 35-40 किलोमीटर तक की दूरी में ठीक ठाक गाड़ियों का जमावड़ा हो चुका है। इसके साथ जैसा कि हमारे संवाददाता रोहित बता रहे थे, अयोध्या मार्ग की तरफ से आने वाली गाड़ियां हैं वो भी पर्याप्त संख्या में हैं। इसके साथ रायबरेली रूट और चित्रकूट रूट से भी जो गाड़ियां आ रही हैं वहां भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत ढेर सारी गाड़ियां यहां आ गई हैं। इसके साथ साथ अगर हम प्रयागराज शहर की भी बात करें तो पिछले 2 दिनों से
जो जाम की स्थिति बनी है, अगर आप एक जगह फंस गए तो कई घंटे तक पार करने में, 2 किलोमीटर की दूरी पार करने में 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसका असर यहाँ प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय से कहेंगे, दिखाइए इतनी बड़ी संख्या में आपकी नजर अभी शाम के 5:10 के आसपास हो रहे हैं और आप बिल्कुल आलोक, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और अभी लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि श्रद्धालु सड़कों पर भी मौजूद है जो संगम नगरी प्रयागराज आना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट परेशानी में आ गया है। मां बाप और महिलाओं पर भद्दे कमेंट के मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबाद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडिया गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज हुई है। मैं आपको बता दूं, जो इसका नाम है शो का वो है इंडिया गॉट लेटेंट। और इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट आशीष राय की शिकायत के बाद मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रणवीर अलाहाबादिया ने लेटेंट के एपिसोड में माता पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भद्दे तरीके से शो को चलाना बिल्कुल गलत है, सबकी मर्यादाएं हैं और अगर कोई उन्हें पार करेगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, भद्दे कमेंट को लेकर बवाल बढ़ता देख रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को गोल्डन टिप्स दिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ खुले पार्क में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स और टीचर्स को सलाह दी कि वो बच्चों की भावनाओं को समझें, साथ ही बच्चे देखा देखी में ना पड़े और अपने लिए ऐसा टारगेट बनाएं जो पहुंच में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, तनाव कम करने के लिए अपनी भावनाओं को माता पिता को बताएं। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, ऐसा होता है? यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड चीयर कर रहे हैं। सिक्स, सर। कोई कहता है फोर, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? बॉल को देखते हैं। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है, चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने और क्या क्या एग्जाम टिप्स दिए हैं, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। परीक्षा पे चर्चा 2025 PM सर के टिप्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर है। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे, साथ ही डिनर में भी शामिल होंगे। वहीं कल एआई शिखर सम्मेलन होगा। कल प्रधानमंत्री फ्रांस के शहर मार्सेल जाएंगे और नए कॉन्सुलेट का उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मजाग्रेस में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और 12 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। चलिए अब आपको शेयर मार्केट का पूरा अपडेट बता देते हैं। और आज के बाजार में चौतरफा हाहाकार देखने को मिला। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 548 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 178 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज का पूरा अपडेट क्या रहा। मेजर इंडाइसेस के साथ साथ अगर बाकी के इंडाइसेस भी देखें तो हाल इसी तरीके का था। यहाँ पे बियर्स का जो जोश था वो जोरों शोरों से दिखाई दे रहा था। ट्रम्प की कमेंट्री के बाद मेटल्स में तो काफी ज्यादा पेन रहा। लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पे थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट आप देखिए, ट्रेंट में 5%, पावरग्रिड 0.25%, टाटा स्टील 3% और टाइटन में भी करीब करीब 3% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में पेज इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट कुबोटा, सोलर इंडस्ट्री और कमिंस में एक हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखेंगे तो एल्केम लैब में करीबन इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद नंबर्स में पेन दिखाया, 7% की गिरावट। भारतीय एक्साकॉम नतीजे अच्छे आए थे लेकिन उसके बाद भी बाजार ने इसे रिवॉर्ड नहीं किया है। मैक्स हेल्थ केयर 6.5% और डिलीवरी के जो नंबर आए हैं आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आए थे लेकिन आज नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। 6.5% की यहाँ पे भी गिरावट देखी गई है। बेसिकली जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी वहां से नतीजे जो हैं वो कमजोर है। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड समझे तो डेफिनेटली एक पेन तो रहा है। तो शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो शो का उद्घाटन किया। 14 फरवरी तक चलने वाले एरो शो की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दुनिया भर के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पहली बार 2 देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-35B एरो इंडिया में शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यलहंका एयरफोर्स स्टेशन से LCA तेजस में उड़ान भरी थी और ये पहली बार हुआ जब 2 सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो आने वाले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। जनवरी इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा और फरवरी भी अभी से लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। कई राज्यों में तापमान अभी से 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान और क्या होगा इसका फसलों पर असर, इस पर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली का अगर बात करें तो 23 से जैसे 24 से 26 डिग्री का आज का भी अनुमान है और लगता है ऐसा ही तापमान रहेगी। इसका प्रधान कारण ये है कि अभी जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर हवाएं तेज चलेगी, खासकर परसों से आपका हवाएं तेज होने की संभावना है। तेज हवाओं के लिए आसमान साफ रहेगी तो मिनिमम टेम्परेचर में खास गिरने का संभावना नहीं है, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर अभी थोड़ा सा 1 डिग्री ऐसा ही रहेगा। इससे थोड़ा सा 1 डिग्री और बढ़ भी सकती है, मगर मोर और लेस ऐसा ही टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो मैम जनवरी भी काफी गर्म रही, फरवरी भी गर्म हम देख रहे हैं होने वाली है, तो आपको लग रहा है फसलों का उसके ऊपर कोई प्रभाव देखते हुए आप देख रहे हैं? फसलों के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा और जिनका जैसे हमारा मंथली जो फोरकास्ट आपका जनवरी के आखिर में मिला था उसमें भी बताया गया था कि जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स का वो जल्दी हो रही है और साथ ही साथ कई क्रॉप्स में उसका असर जरूर पड़ेगी।
राजधानी दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके ड्राइवर कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज देगी या कुछ और तय हो चुका है? वैसे सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में टॉप पर परवेश वर्मा का नाम है, जिन्होंने इस चुनाव में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। वहीं इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला उम्मीदवार रेखा गुप्ता, विधायक विजेंद्र गुप्ता और पंजाबी चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ साथ पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या यहां भी सरप्राइज सीएम होंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दिल्ली का अगला सीएम कौन, जरूर देखिए।